Red 1, you are on fire. Bail out. Red 1, bail out. Jets up. You're on fire. Get out. For God's sake. Bail out. बात 1971 की जंग की है। स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र जाफा के हेडफोन में अपने साथी पायलट फर्डी की आवाज सुनाई दी। Red 1, you are on fire. रेड 1, यू आर ऑन फायर। तुम्हारे प्लेन में आग लग चुकी है। दूसरे पायलट मोहन भी चीखे, बेल आउट रेड 1, बेल आउट। तीसरे पायलट जग्गू सकलानी की आवाज भी उतनी तेज थी। जब सर, यू आर ऑन फायर, गेट आउट, फॉर गॉड शेक, बेल आउट। जाफा के सुखोई विमान में आग की लपटें उनके कॉकपिट तक पहुंच चुकी थी। विमान उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उन्होंने सीट इजेक्शन का बटन दबाया, जिसने उन्हें तुरंत हवा में फेंक दिया और वो पैराशूट के जरिए नीचे उतरने लगे। जाफा बताते हैं कि वो जैसे ही नीचे गिरे, नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई गांव वालों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ पड़ी। लोगों ने उन्हें देखते उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। किसी ने उनकी घड़ी पर हाथ साफ किया तो किसी ने सिगरेट लाइटर पर झपट्टा मारा। सेकंडों में उनके दस्ताने, जूते, 200 पाकिस्तानी रुपए और मफलर भी गायब हो गए। तभी जाफा ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबे चौड़े सैनिक अफसर ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? जाफा ने कहा, मेरे पास रिवॉल्वर थी, शायद। भीड़ ने उठा ली। लगता है रीढ़ की हड्डी चली गई है, मैं अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला नहीं सकता, जाफा ने कराहते हुए कहा। उस अफसर ने पश्तो में कुछ आदेश दिए और जाफा को 2 सैनिक उठाकर टेंट में पहुंचा गए। पाकिस्तानी अफसर ने अपने मातहतों से कहा, इन्हें चाय पिलाओ। जाफा के हाथ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो चाय का मग अपने हाथ में पकड़ पाते। एक पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें चम्मच से चाय पिलाई। जाफा की आंखें कृतज्ञता से नम हो गई। जाफा की कमर में प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। रोज उनसे सवाल जवाब होते। जब उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर तकी का गिलाफ लगा दिया जाता ताकि वो इधर उधर देख न सकें। एक दिन उन्हें उसी बिल्डिंग के एक दूसरे कमरे में लाया गया। जैसे ही वो दूसरे कमरे के पास पहुंचे, उन्हें लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो अंदर आए, सारी आवाज़ें बंद हो गई। अचानक जोर से एक स्वर गूंजा, जैफ सर। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर उन्हें गले लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि जाफा की ढीली जैकेट के भीतर प्लास्टर बंधा हुआ था। वहां पर 10 और भारतीय युद्धबंदी पायलट मौजूद थे। इतने दिनों बाद भारतीय चेहरे देख जाफा की आंखों में आंसू बह निकले। तभी युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। उनके पीछे द्वारदलीय केक और सबके लिए चाय लिए खड़े थे। उस्मान ने कहा, मैंने सोचा आप लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे दूं। वो शाम एक यादगार शाम रही। हंसी मजाक के बीच वहां मौजूद सबसे सीनियर भारतीय अफसर विंग कमांडर बनी कोहलो ने कहा कि हम लोग मारे गए अपने साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद हम सब लोग राष्ट्रगान गाएंगे। जाफा बताते हैं कि 25 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तानी जेल में जब भारत के राष्ट्रगान की स्वर लहरी गूंजी तो उनके सीने गर्व से चौड़े हो गए। इसी बीच भारत की नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष डीपी धर पाकिस्तान आकर वापस लौट गए, लेकिन इन युद्धबंदियों के भाग्य का कोई फैसला नहीं हुआ। उनके मन में निराशा घर करने लगे। सबसे ज्यादा मायूसी थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर और मलविंदर सिंह ग्रेवाल के मन में। 1971 की लड़ाई से पहले एक बार पारुलकर ने अपने साथियों से कहा था कि अगर कभी उनका विमान गिरा दिया जाता है और वो पकड़ लिए जाते हैं तो जेल में नहीं बैठेंगे, वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे, और ये उन्होंने किया भी। बाहर भागने की उनकी इस योजना में उनके साथी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तय हुआ कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाई 15 इंच का छेद किया जाए, जो पाकिस्तानी वायुसेना के रोजगार दफ्तर के अहाते में खुलेगा, और उसके बाद 6 फीट की दीवार फलांग कर वो माल रोड पर कदम रखेंगे। इसका मतलब था 56 ईंटों को उसका प्लास्टर निकालकर ढीला करना और उससे निकलने वाले मलबे को कहीं छिपाना। इनमें से एक ने एक इलेक्ट्रिशियन का स्क्रू ड्राइवर चुराया। ग्रेवाल ने कोका कोला की बोतल में छेद करने वाले धारदार औजार का इंतजाम किया। रात में दिलीप पारुलकर और ग्रेवाल 10 बजे के बाद प्लास्टर खुरचना शुरू करते और हैरी और चाटी निगरानी करते कि कहीं कोई
पहरेदार तो नहीं आ रहा। इस बीच ट्रांजिस्टर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता। भारतीय कैदियों को जेनेवा समझौते की शर्तों के हिसाब से 50 फ्रैंक के बराबर पाकिस्तानी मुद्रा हर माह वेतन के तौर पर मिला करती थी, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते और कुछ पैसे बचा कर भी रखते। इस बीच पारुलकर को पता चला कि एक पाकिस्तानी गार्ड औरंगजेब दर्जी का काम भी करता है। उन्होंने उससे कहा कि भारत में हमें पठान सूट नहीं मिलते, क्या आप हमारे लिए एक सूट बना सकते हैं? औरंगजेब ने पारुलकर के लिए हरे रंग का पठान सूट सिला। कामत ने तार और बैटरी की मदद से सुई को मैग्नेटाइज कर एक काम चलाऊ कंपास बनाया, जो देखने में फाउंटेन पेन की तरह दिखता था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। पारुलकर ने अंदाजा लगाया कि उस दिन लोग छुट्टी के मूड में होंगे और कम सतर्क रहेंगे। 12 अगस्त की रात उन्हें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और उसी समय प्लास्टर की आखिरी परत भी जाती रही। 3 लोग छोटे से छेद से निकले और दीवार के पास इंतजार करने लगे। धूल भरी आंधी के थपेड़े उनके मुंह पर लगने लगे। नजदीक एक पहरेदार चारपाई पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो पाया कि उसने धूल से बचने के लिए अपने सिर पर कंबल डाला हुआ था। कैदियों ने बाहरी दीवार से माल रोड की तरफ देखा। उन्हें सड़क पर खासी हलचल दिखाई दी। उसी समय रात का शो समाप्त हुआ था। तभी आंधी के साथ बारिश भी हो गई। चौकीदार ने अपने मुंह के ऊपर से कंबल उठाया और चारपाई समेत वायुसेना के रोजगार दफ्तर के बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही उसमें अपने सिर पर दोबारा कंबल डाला, तीनों कैदियों ने जेल की बाहरी दीवार फलांग दी। तेज चलते हुए वो माल रोड पर बाएं मुड़े और सिनेमा देखकर लौट रहे लोगों की भीड़ में गुम हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी को एहसास हुआ था कि वो पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जेल से बाहर आ गए हैं। वो जोर से चिल्लाए, आजादी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल का जवाब था, अभी नहीं। लंबे चौड़े कद के ग्रेवाल ने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। उनके सिर पर बहुत कम बाल थे और वो पठान जैसे दिखने की कोशिश कर रहे थे। उनके बगल में चल रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी और इस मौके के लिए खास तौर पर सिलवाया गया हरे रंग का पठान सूट पहना हुआ था। सबने तय किया कि वो अपने आप को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को नमाज पढ़नी नहीं आती थी। वो सभी ईसाई स्कूल में पढ़े थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम कर रहे ईसाइयों को भी नजदीक से देखा था। उन्होंने ये भी पता था कि पाकिस्तान वायुसेना में बहुत से ईसाई काम करते थे। दिलीप का नया नाम था फिलिप पीटर और ग्रेवाल ने अपना नया नाम रखा था अली अमीर। ये दोनों लाहौर के PAF स्टेशन पर काम कर रहे थे। सिंह जी का नया नाम था हारुल्ड जैकब, जो हैदराबाद सिंध में पाकिस्तानी वायुसेना के ड्रमर का काम करते थे। पूछे जाने पर उन्होंने बताना था कि उनकी इन दोनों से मुलाकात लाहौर के लाबेला होटल में हुई थी। भीगते हुए वो तेज कदमों से चलकर बस स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर एक कंडक्टर चिल्ला रहा था, पेशावर जाना है भाई, पेशावर पेशावर। तीनों लोग कूदकर बस में बैठ गए। सुबह के 6 बजते बजते वो पेशावर पहुंच गए। वहां से उन्होंने जमरूद रोड जाने के लिए तांगा किया। तांगे से उतरने के बाद उन्हें थोड़ा पैदल चलना शुरू किया। फिर वो एक बस पर बैठे, जिसमें जगह नहीं थी, तो कंडक्टर ने उन्हें बस की छत पर बैठा दिया। जमरूद पहुंचकर उन्हें सड़क पर एक गेट दिखाई दिया। वहां पर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, आप जनजातीय इलाके में घुस रहे हैं। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि आप सड़क न छोड़ें और महिलाओं की तस्वीर न खींचें। फिर एक बस की छत पर चढ़कर वो 9:30 बजे लंडी कोतल पहुंच गए। अफगानिस्तान वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। वो एक चाय की दुकान पर पहुंचे। ग्रेवाल ने चाय पीते हुए बगल में बैठे एक शख्स से पूछा, यहाँ से लंडी खाना कितनी दूर है? उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। दिलीप ने नोट किया कि स्थानीय लोग अपने सिर पर कुछ न कुछ पहने हुए थे। उन जैसा दिखने के लिए दिलीप ने 2 पेशावरी टोपियां खरीदी। एक टोपी ग्रेवाल के सिर पर फिट नहीं आई तो दिलीप उसे बदलने के लिए दोबारा उस दुकान पर गए। जब वो वापस आए तो चाय स्टॉल पर खड़ा लड़का जोर से चिल्लाने लगा कि टैक्सी से लंडी खाना जाने के लिए 25 रुपये लगेंगे। ये तीनों टैक्सी वाले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। एक प्रौढ़ व्यक्ति उनसे पूछ रहा था, क्या आप लंडी खाना जाना चाहते हैं? उन्होंने जब हाँ कहा तो उनसे पूछा, आप तीनों कहाँ से आए हैं? दिलीप और गैरी ने अपने पहले से तैयार कहानी सुना दी। एकदम से उस शख्स की आवाज़ कड़ी हो गई और वो बोला, ये तो लंडी खाना नाम की कोई जगह ही नहीं है, वो तो अंग्रेज़ों के जाने के साथ ही ख़त्म हो गई। उसे संदेह हुआ कि ये लोग बंगाली हैं जो अफगानिस्तान होते हुए बांग्लादेश जाना चाहते हैं। ग्रेवाल ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या हम आपको
बंगाली दिखते हैं। आपने कभी बंगाली देखे भी हैं अपनी जिंदगी में? बहरहाल तहसीलदार के अर्जी नवीस ने उनकी एक न सुनी। वो उन्हें तहसीलदार के यहाँ ले गया। तहसीलदार भी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि आपको जेल में रखना पड़ेगा। अचानक दिलीप ने कहा कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एडीसी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहते हैं। ये वही उस्मान थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे और भारतीय युद्धबंदियों के लिए क्रिसमस का केक लेकर आए थे। उस्मान लाइन पर आ गए। दिलीप ने कहा कि सर, आपने खबर सुन ही ली होगी, हम तीनों लंडी कोतल में हैं। हमें तहसीलदार ने पकड़ रखा है, क्या आप अपने आदमी भेज सकते हैं? उस्मान ने कहा कि तहसीलदार को फोन दें। उन्होंने कहा कि ये तीनों हमारे आदमी हैं, इन्हें बंद कर दीजिए, हिफाजत से रखिए, लेकिन पीटिए नहीं। दिलीप पारुकर ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि यह ख्याल उन्हें सेकंडों में आया था। उन्होंने सोचा कि वो इसका जुरिडिक्शन इतनी ऊपर तक पहुंचा देंगे कि तहसीलदार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उधर 11 बजे रावलपिंडी जेल में हड़कंप मच गया। जाफा की कोठरी के पास गार्ड रूम में फोन की घंटी सुनाई दी। फोन सुनते ही एकदम से हलचल बढ़ गई। गार्ड इधर उधर बेतहाशा भागने लगे। बाकी बचे 7 युद्धबंदियों को अलग कर अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया गया। एक गार्ड ने कहा, यह सब जाफा का करा धरा है, इसको इस छेद के सामने डालो और गोली मार दो। हम कहेंगे ये भी उन तीनों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। वहाँ भारतीय थल सेना के युद्धबंदी भी थे। एक दिन अचानक वहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंचे। उन्होंने भाषण दिया, आपकी सरकार को आपके बारे में कोई चिंता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको छोड़ देने का फैसला किया है। 1 दिसंबर 1972 को सारे युद्धबंदियों ने बागा सीमा पार की। उनके मन में क्षोभ था कि उनकी सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। भुट्टो की दरियादिली से उन्हें रिहाई मिली है। लेकिन जैसे उन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, वहाँ मौजूद हजारों लोगों ने मालाएं पहना और उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहां मौजूद थे। बागा से अमृतसर के 22 किलोमीटर रास्ते में उनके स्वागत में सैकड़ों बंधनवार बनाए गए थे। लोगों का प्यार देखकर इन युद्धबंदियों का गुस्सा जाता रहा। अगले दिन दिल्ली में रामलीला मैदान में इनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।